जय हरियाणा, जय भारत के साथ मैं सभी साथियों आपका नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सुरेंद्र भारतीय आज एक अहम विषय को लेकर आपके बीच में हूं और मेरा जो आज का विषय है वो विषय है कि हरियाणा का बजट, उसका विश्लेषण हम करेंगे। मुख्यमंत्री साहब जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, जो वो बजट पेश किया है हरियाणा का, तो उससे स्पष्ट हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब की चलती नहीं है। उस बजट से स्पष्ट हो चुका है और किसी को बेशक से ये बात चुभे तो हम एनालाइज जो कर रहे हैं साथियों, तथ्यों के आधार पर हम बात करेंगे और तथ्य जरूरी है। और यदि हम बात करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब की इस बजट के अंदर क्यों नहीं चली है, और मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि 3 घंटे 6 मिनट के बजट के अंदर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और बजट पेश करते हुए हमारी जो निगाहें थी बजट के विषय के ऊपर थी कि बजट हरियाणा के लिए कैसा आया है। और बजट 2 को आया था, उसके बाद होली आई और उसके बाद जो मैं आज लगभग 5 दिन के बाद क्यों एनालाइज इसका कर रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए एनालाइज करने के लिए आपके बीच में नहीं आ पाया। नहीं तो हम 2 तारीख को ही इसका एनालाइज करते। तो हम बात कर रहे थे कि लगभग 3 घंटे 6 मिनट का बजटीय भाषण के अंदर माननीय जो हमारे नायब सिंह सैनी साहब हैं, तो उन्होंने जब बात रखी अपनी, तो उसके अंदर अपनी बात के अंदर हमने पहला घंटा इंतजार किया, दूसरा घंटा इंतजार किया और तीसरा घंटा इंतजार किया, लेकिन किसी भी राज्य की जो तरक्की के लिए शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, और हमारा हरियाणा कृषि प्रधान देश रहा है, प्रदेश रहा है, और कृषि प्रधान राज्य के अंदर कृषि को कैसे अनदेखा किया जाता है, स्वास्थ्य मूलभूत जो सुविधा है उसको कैसे अनदेखा किया जाता है, और जो शिक्षा बड़ी ही अहम भूमिका निभाती है राष्ट्र निर्माण के अंदर, किसी भी देश की, प्रदेश की तरक्की के अंदर जो अहम भूमिका निभाती है, तो उसके अंदर किस प्रकार से जो अनदेखी की गई है इस बजट के अंदर, मैं उनकी बात करूंगा। तो लगभग 2,23,658 करोड़ रुपए का प्रत्येक हरियाणा वासी को ये बड़ा बजट लग सकता है, लेकिन प्रदेशवासियों को ध्यान रहे कि इसका लगभग 30% हिस्सा, जितना बजट 2016 का था उतने के बराबर बजट है जो देनदारियां चुकाने में खर्च होने वाला है, देनदारियों को चुकाने में ही जाने वाला है। तो हमारे पास यदि बचता है, उसके बाद जो राशि बचती है उससे वही कार्य चलते रहेंगे, वही कार्य अंजाम लेंगे जो ऑलरेडी चले हुए हैं। तो कोई ज्यादा बड़ा इसमें हमें देखने को नहीं मिलता। यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा अहम होती है, और शिक्षा हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे शिक्षा विभाग में शिक्षकों की रिक्तियां खाली पड़ी हुई है, भारी भरकम शिक्षकों का कमी है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। हमारे HKRN में भी कर्मचारी लगाए हुए हैं, उनको भी सरकार कम पे पर, कम वेतन पर रख रही है, सेवाएं ले रही है, और इस प्रकार से कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार से सरकार को इस बजट में भी कोई पक्की भर्ती का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दिया कि कोई भर्ती सरकार लाएगी, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं थी। इसीलिए इस बजट के अंदर मैं कहूँगा, जो मुख्यमंत्री साहब अपनी भर्तियों को लेकर प्रशंसा करते थे, तो क्या सिर्फ भर्तियां चुनाव के समय ही आएंगी? ये परंपरा तोड़नी होगी। ये हरियाणा के विकास में एक बड़ा रोड़ा है। तो बजट के अंदर पहले घंटे, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में हमें कोई भी भर्ती के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री साहब की टिप्पणी नहीं मिली, जो बड़ी ही प्रदेश के लिए चिंताजनक है। सिर्फ कि AI जो लगाए जाएंगे, 1 लाख AI प्रशिक्षित किए जाएंगे, इस पर बात आती है।
तो वो तो एक प्रशिक्षण का एक तरीका होता है और वो तो चलता ही रहना चाहिए। स्किल इंडिया की बात करते हैं या हरियाणा स्किल की बात करते हैं, वो उसका पहलू है। वो कोई बड़ा इतना रोजगार देने वाला फिलहाल की घड़ी नहीं है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन जो स्थायी रोजगार की यदि हम बात करते हैं, इस बजट में हम देखी हुई है। और शिक्षा की मैं बात कर रहा था कि शिक्षा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत कम जो वृद्धि दर 10% वृद्धि दर लगातार हमारी बनी हुई है और ये नाकाफी है। बहुत से विद्यालयों में एक ही छत के नीचे कई कई क्लास लगती हैं, ऐसे बहुत से विद्यालय हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपके पास हम सूची भेज देंगे ऐसे विद्यालय कौन से हैं जिसमें बहुत कम कमरे हैं और उन्हीं के अंदर क्लास लगती हैं। तो ऐसे बहुत से हरियाणा के अंदर विद्यालय पड़े हुए हैं, शिक्षकों का टोटा है। और कैसे सरकार है जो पहले जो 2 शिफ्टों में स्कूल चलते थे, आज एक शिफ्ट में सिमट गए हैं। तो ये हरियाणा सरकार की कारगुजारियों का असर है। और 10% बजट का हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा, जो बहुत ही कम है। दिल्ली की यदि हम बात करते हैं, दिल्ली के अंदर लगभग 20% के ऊपर शिक्षा पर खर्च होता है। हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी प्रदेश है, जहां पर लगभग 17% बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता है शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा नींव है और शिक्षा यदि हमारी कमज़ोर होगी तो हमारा प्रदेश कमज़ोर होगा। इसका बात का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे शिक्षकों को जिस प्रकार से कामों के अंदर लगाया जाता है, चाहे वो SIR अभी चल रहा हो और अन्य जो गिनती के कार्य हैं उनके अंदर भी लगाया जाता है, तो यदि शिक्षा पर बजट दें और अन्य क्षेत्रों में भी बजट देकर हमारे शिक्षकों को जैसे शिक्षा के काम में से एक प्रकार से मैं सीधा कहूँगा रोका जाता है, तो अन्य विभागों से अन्य फैकल्टी हायर करके वो काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे शिक्षकों को कार्यों पर ऐसे नहीं रखना चाहिए। इसकी भी मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। और शिक्षा का बेड़ा गर्क करने में सरकार लगी हुई है। कैसे किसी प्रकार से जैसे प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती बंद कर चुकी है और बड़ी तादाद के अंदर हमारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। और ये एक प्रकार से मैं कहूँगा इनको मर्ज करने की सरकार की योजना चल रही है। और जब बात करते हैं तो स्वास्थ्य भी कोई खास बड़ा हिस्सा लगभग 6.8% जो स्वास्थ्य के ऊपर सरकार खर्च करने जा रही है और स्वास्थ्य को सरकार हल्के में लेकर चलती है और इसको अंडर इन्वेस्टमेंट समझ रही है सरकार। यदि हमारी जो संस्कृति रही हरियाणा की, दूध दही का खाना और हट्टे कट्टे यहाँ के लोग रहे हैं, जब हरियाणा बजट के ऊपर स्वास्थ्य पर सरकार है लगभग 6.8% खर्च कर रही है, जो ना काफ़ी है। और यदि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं जिसमें टेस्ट उसी दिन हो जाता है लेकिन उसकी रिपोर्ट कल आती है, इतनी बड़ी दुर्दशा हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की हो चुकी है, हॉस्पिटल्स की हो चुकी है, जहां पर डॉक्टर्स का टोटा है, डॉक्टर बहुत कम तादाद के अंदर है। यदि वहाँ पर बात करते हैं फैसिलिटी की बात बहुत कम है, जहाँ पर शानदार बिल्डिंगें तो बन चुकी हैं लेकिन वहाँ पर सुविधाओं का टोटा बहुत बड़ा है, जिसमें कोई भी टेस्ट की मशीन वहाँ पर आपको सुचारू रूप से चलती हुई नहीं मिलेगी और किसी प्रकार का भी वहाँ पर है जो हमें स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं मिलती है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो रिपोर्ट मरीज की किसी दिन होती है उसी दिन 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट मिले, जिससे वो अपना इलाज अच्छे से करवा पाए। हॉस्पिटल के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में हमारे मरीज हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके ऑपरेशन की बारी कब आएगी, ऐसी व्यवस्था बन चुकी है। तो इसको स्पीडली करने के लिए सरकार को जो भर्तियां हैं, डॉक्टर की भर्तियां हैं, वो बजट हमारी तरक्की का एक नींव होती है। और सरकार ने जो बजट पेश किया हरियाणा में कुछ को ज़्यादा हमें मिला नहीं है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका 30% हिस्सा लगभग 88,000 करोड़ के आसपास तो पिछली हमारी देनदारियां हैं जो सरकार की, उसको चुकाने में ही चला जाएगा। हम अपनी मेहनत से, हरियाणा वासी है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हम बात करते हैं सरकार के जो मूलभूत हमें सुविधाएं चाहिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कृषि प्रधान प्रदेश के ऊपर इसकी जो कृषि है उसको मजबूत करें, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। तो सेवाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं।
सेंट्रल सरकार की जो हमारी आयुष्मान योजना है उससे कुछ राहत मिली है, लेकिन बड़े ही तादाद के अंदर आज हर घर में बहुत बीमारियां। हरियाणा सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी सरकारी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुधरें। और बड़ा खर्च है जो हमारे घरों का बजट है, स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च होता है, शिक्षा पर बड़ा खर्च होता है। सरकार ने दोनों पहलुओं पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा पर 10% बहुत ही कम वृद्धि है। दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 19% और हिमाचल के अंदर 17% सरकार खर्च करके उन प्रदेशों को मजबूत कर रही है। तो हरियाणा सरकार को करता हूँ। कृषि का भी लगभग यदि हम बात करते हैं 3 से 5% हिस्सा है जो वो इस बजट में रखा गया है, जो नाकाफी है। हमारा जो प्रदेश है कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि ने ही हरियाणा की नींव को मजबूत किया है। और कृषि जब सुचारू रूप से चलती है, हमारा किसान खुशहाल होता है तो सबके चेहरे पर खुशहाली आती है। तो सरकार ने सिर्फ कृषि की यदि हम बात करते हैं तो होट मंडी बनेगी इसका वादा किया है। और होट मंडी क्या है, प्रदेशवासियों को समझना चाहिए। हरियाणा में कृषि आंदोलन चला था, वो इस प्रकार की मंडियों के विरोध में था। सरकार चोरी से चुपके से बोले और इस प्रकार से खेला सरकार ने, किसानों को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी हम यदि बात करते हैं किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं, आज ही जो खबर आई है कि जो महाराष्ट्र सरकार है किसानों के 2 लाख कर्ज है जो माफ करने जा रही है। तो बड़ी तादाद के अंदर हरियाणा के अंदर बेरोजगारी में लोग दूसरे की जमीन को ठेके पर लेते हैं और कृषि करते हैं, बड़ी तादाद में यह कार्य होता है। इससे हरियाणा में बेरोजगारी है जो बड़े स्तर पर होती है वो कम होती हुई हमें नजर आती है। नहीं तो हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं कि 2 लाख कर्ज माफी कर रही है और एक संविधान की बात यदि सरकार करती है तो अन्य राज्यों में यदि कर्ज माफी हो सकती है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। हमारे किसानों को सरकार ने राहत देनी चाहिए। और यदि हम बात करते हैं तो कर्ज माफी यहाँ पर भी होनी चाहिए जिससे हमारे किसान हैं उनके चेहरे पर रौनक आए। सिर्फ जो कुछ सहायता किसानों को मिलती है वो नाकाफी है, वो सिर्फ उनके लेकिन जख्म तब दूर होंगे जब किसान का कर्ज माफ होगा। और 70 जो हमारी नहरें हैं, नहरों की मरम्मत का काम इसका भी सरकार ने वादा किया है। तो यदि हम बात करता हूँ कि पहले तो नहरों में पानी ही बहुत कम हो चुका है और हरियाणा जो सरकार है नहरों को भी सुचारू रूप से जीवित करने में। और यदि मैं बात करता हूँ रोजगार की यदि हम बात करते हैं सबसे बड़ी कि रोजगार इस पूरे बजट में सरकार ने भी कोई ऐसा वादा नहीं किया जिससे पक्की भर्ती हमें इस वर्ष देखने को 3 घंटे के भाषण में कोई ऐसा निकल कर नहीं आया है कि सरकार पक्की भर्ती करने जा रही है। और CET हमारे क्वालिफाइड विद्यार्थियों को जो सरकार ने पहले भी वादा किया था, और वो वादा नहीं कहूँगा एक जुमला दिया था कि उनको 9,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, तो वो भी एक जुमला है सरकार का। और जिससे हमारे CET क्वालिफाइड है या हमारे युवा हैं तो उन पर भी सरकार का कोई फोकस नहीं है ज़्यादा कि उनकी हालत सुधरे। तो इस प्रकार से रोजगार के लिए भी इस वर्ष सरकार कुछ ज़्यादा करने वाली नहीं है। और हरियाणा के अंदर रोजगार को लेकर सरकार को एक शेड्यूल जारी करना चाहिए, एक पूरा वार्षिक, और इस समय उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका रिजल्ट इतने दिन के बाद आएगा और कौन सी भर्ती किस तिथि को होगी, किस दिनांक को होगी, ऐसा होना चाहिए। तभी हमारे जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी दूर होगी और वो लंबे समय से अपनी तैयारी के अंदर लगे रहते हैं और तैयारी करने के बाद भी उनको कोई भी भर्ती समय पर ना होने की वजह से मायूसी हाथ लगती है तो उनका दिल ना टूटे। बहुत से हमारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार को इस बजट के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री साहब की नहीं चली है। उनको लिखकर जो ये बजट दिया गया है सिर्फ उन्होंने इसको पढ़ा है, इसको समझा नहीं है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब को
एक बैकवर्ड का व्यक्ति होने के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी हरियाणा के अंदर दी गई। और हम बात करते हैं बैकवर्ड समाज के बैकलॉग की जो भर्तियां हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री साहब ने नहीं किया है, जो बहुत ही निंदनीय भी है, बहुत ही पीड़ादायक है। और एक मैं सीधे तौर पर कहूँगा पिछड़ा समाज के लिए एक बड़ी धोखाधड़ी भी है। बड़ी ही आशा लगाए हुए समाज आपकी तरफ देख रहा है और ऐतिहासिक जो आपको मुकाम मिला है, एक हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री पद मिला है, तो इस पर आपके पास जो कलम की ताकत है, आप ऐसा काम कीजिए जिससे समाज को आप पर फक्र हो। लेकिन ऐसा काम नहीं किया गया। बैकवर्ड बड़ी आशा के साथ देख रहा था बैकवर्ड समाज की बैकलॉग की भर्तियां आएंगी, लेकिन इस साल भी मायूसी हाथ लगेगी। दूसरी यदि मैं बात करता हूं, एससी समाज का भी बहुत बड़ा बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, तो उनकी भर्तियां कब आएंगी उसके ऊपर भी चुप है माननीय मुख्यमंत्री साहब। और अन्य भर्तियों पर तो चुप ही है, जिससे हरियाणा है बेरोजगारी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। और यदि मैं बात करता हूं इस बजट के अंदर हमारी जो साइबर सिक्योरिटी होती है, उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया गया है। कुछ थाने और बढ़ाकर साइबर सिक्योरिटी का काम उनको दिया गया। होना ये चाहिए कि एक डेस्क साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर थाने में होना चाहिए, जिससे साइबर फ्रॉड जो बड़ी तादाद के अंदर होता है वो रुके और वो साइबर फ्रॉड भी रोके। और जो हमारे युवा बेरोजगार विदेशों में पलायन कर रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर, बेरोजगारी से तंग आकर हरियाणा में जब उनको ज़्यादा रोशनी नहीं दिखाई देती है, बेरोजगारी ही दिखाई देती है, तो अपनी ज़मीन बेचकर पैसे बड़े मोटे ब्याज पर लेकर वो युवा जा रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अभी जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के जो युवा गए हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए आप कदम उठाइए, उनको सुरक्षित है जो उनकी सुरक्षा मुहैया करवाइए। और जो हमारे युवा अपनी ज़मीनें बेचकर अपना मोटे ब्याज पर पैसा लेकर जो विदेश में जा रहे हैं, और बीच में जाने से पहले बिचौलिए जो उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उनकी गाड़ी कमाई को जो कबूतरबाज हड़प लेते हैं, तो उन पर नकेल कसने का काम आपको करना चाहिए, जिससे बड़ी तादाद के अंदर हर रोज़ न्यूज़पेपर के अंदर एक बड़ी न्यूज़ आ जाती है कि इतने लाख रुपए का फ्रॉड विदेश भेजने के नाम पर किया गया। तो ये कब होगा? जब हर थाने के अंदर एक डेस्क होगी जो साइबर क्राइम को रोकने की होगी, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सरकार को ये बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है, तो इससे सरकार है इस प्रकार के साइबर क्राइम को हल्के में ले रही है। तो जो हमारी मूलभूत चीज़ें थी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या हमारी धन की सुरक्षा की हो, सब पर सरकार कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। दूसरी यदि मैं बात करता हूँ, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, जब बैकवर्ड समाज के लिए कोई नौकरियाँ नहीं निकली हैं, एससी समाज के लिए कोई नौकरियाँ नहीं निकली है, हमारे किसानों के लिए कोई कर्ज माफ़ी नहीं अनाउंस की गई है, हमारे युवाओं के लिए किसी प्रकार की रोजगार की घोषणा इस वर्ष नहीं होगी, और हमारे सीईटी पास के लिए जो आपने एक वादा किया था, जो जुमला बन चुका है, उसके ऊपर आप किसी प्रकार का यदि कोई काम नहीं करने जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपकी नहीं चली है। आपने सिर्फ ये जो बजट है वो पढ़ा है, आपके द्वारा तैयार किया हुआ बजट नहीं है। तो ये बजट की बात थी साथियों। दूसरे बहुत धन्यवाद।